ये है यूपी। अगर आप दिल्ली या वेस्ट की तरफ से यूपी में जाते हैं तो यहाँ आपको नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ और आगरा जैसे डेवलप्ड शहर, फ्लाईओवर से लेकर वर्ल्ड क्लास हाईवे, रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, मल्टीनेशनल कंपनीज, मैन्युफैक्चरिंग और आईटी इंडस्ट्री तक सब कुछ देखने को मिलता है। वहीं अगर आप बिहार यानी ईस्ट से यूपी में एंटर करते हैं तो यहाँ पर आपको एक कंप्लीट ऑपोजिट पिक्चर दिखाई देती है। फ्लाईओवर्स की जगह कच्ची सड़कें, आसमान चूमती इमारतों की जगह झुग्गी झोपड़ियां, भूख से बिलखती जनता और टूटे फूटे घरों की ये तस्वीरें ईस्टर्न यूपी को वेस्टर्न यूपी से बिल्कुल अलग करती है। ऐसे में एक सवाल दिमाग में उठता है कि सेम स्टेट, सेम सत्ता और सेम सीएम है, तो विकास अलग अलग क्यों? आज हम इस डिफरेंस के पीछे की वजह को समझेंगे। पहले आप इस मैप को ध्यान से देखिए। इसमें उत्तर प्रदेश को 4 रीजन्स में सब डिवाइड किया गया है। वेस्टर्न यूपी या पश्चिमांचल, सेंट्रल यूपी या मध्यांचल, ईस्ट यूपी या पूर्वांचल और बुंदेलखंड रीजन। लेकिन इनमें 2 रीजन्स ऐसे हैं जिनके बीच सबसे ज्यादा डिस्पैरिटी है। एक तरफ है यूपी का हाई क्लास वेस्टर्न रीजन, तो दूसरी तरफ है लो डेवलपमेंट वाला ईस्टर्न पार्ट। उत्तर प्रदेश की डेवलपमेंट को लेकर ये पर्सपेक्टिव सिर्फ हमारा नहीं बल्कि गवर्नमेंट का भी है। यही कारण है कि 2011 में उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री मायावती ने एक असेंबली रेजोल्यूशन पास किया था ताकि उत्तर प्रदेश के इन 4 पार्ट्स को अलग स्टेट्स में डिवाइड किया जा सके। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट की मंजूरी ना मिलने की वजह से ऐसा हो नहीं सका। लेकिन हर इलेक्शन में डेवलपमेंट को यही डिस्पैरिटी एक बड़ा मुद्दा बनाती है और हर बार उत्तर प्रदेश के डिवीजन की डिमांड को सामने लेकर आती है। और ऐसा क्यों हो रहा है वो आपको ये चौंका देने वाले आंकड़े देखकर समझ आ जाएगा। देखिए, किसी भी डिस्ट्रिक्ट की इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी 2 इंडिकेटर्स के थ्रू मापी जाती है। पहली है डिस्ट्रिक्ट्स की पर कैपिटा इनकम, दूसरी है ग्रॉस डिस्ट्रिक्ट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अगर हम डिस्ट्रिक्ट की पर कैपिटा इनकम के हिसाब से टॉप 10 डिस्ट्रिक्ट्स को देखें तो उसमें 7 डिस्ट्रिक्ट्स अकेले वेस्ट यूपी से आते हैं, लाइक गौतम बुद्ध नगर, मेरठ, एटा, आगरा, अमरोहा, गाजियाबाद और हापुड़। वहीं इस लिस्ट में 2 जिले सेंट्रल यूपी के हैं जिसमें आता है लखनऊ और कानपुर। इसके अलावा एक डिस्ट्रिक्ट बुंदेलखंड रीजन आता है, हमीरपुर यानी ईस्ट यूपी का भी डिस्ट्रिक्ट आपको टॉप 10 में देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन जब बात आती है बॉटम 10 डिस्ट्रिक्ट्स की तो इस लिस्ट में सारे डिस्ट्रिक्ट्स ईस्ट यूपी से ही आते हैं, लाइक आजमगढ़, चंदौली, सिद्धार्थनगर, देवरिया, बलिया, प्रतापगढ़, जौनपुर, संत कबीर नगर, बहराइच और बलराम। इन दोनों रीजन्स का डिफरेंस कितना ज्यादा है इसे ऐसे भी समझा जा सकता है कि वेस्ट के टॉप डिस्ट्रिक्ट यानी गौतम बुद्ध नगर की पर कैपिटा और डिस्ट्रिक्ट डोमेस्टिक प्रोडक्ट 20 गुना ज्यादा है ईस्ट के लास्ट डिस्ट्रिक्ट बलरामपुर से। दैट मीन्स सिर्फ विजुअल ही नहीं बल्कि डेटा भी इस बात को प्रूव करता है कि यूपी की 2 पिक्चर्स हैं, ईस्टर्न यूपी और वेस्टर्न यूपी। और इस डिफरेंस को कम करने से पहले हमें इसके पीछे के रीजंस के बारे में जानना होगा। तो इसका सबसे पहला और बड़ा रीजन है एग्रीकल्चर। उत्तर प्रदेश की लगभग 50% पॉपुलेशन पूरी तरह एग्रीकल्चर पर ही डिपेंडेंट है। दरअसल यहाँ की जमीन बेहद उपजाऊ है जिसकी वजह से उत्तर प्रदेश की एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी काफी हाई है। यही रीजन है कि वीट, पोटैटो, वेजिटेबल्स, वाटर लेमन, मशरूम, मैंगो और टोटल फूड ग्रेन्स के प्रोडक्शन में यूपी पूरे देश में टॉप पर है। इंडिया का लगभग 25% से ज्यादा वीट और 10% से ज्यादा राइस अकेले उत्तर प्रदेश से ही आता है। इसके अलावा यूपी पूरे इंडिया का करीब 50% शुगर केन प्रोड्यूस करता है, इसलिए यूपी शुगर केन का कटोरा भी कहा जाता है। ये ओवरऑल यूपी की बात है। लेकिन अगर ईस्ट और वेस्ट यूपी को कंपेयर करें तो दोनों के एग्रीकल्चर आउटपुट में काफी डिफरेंस है। एक्चुअली वेस्टर्न रीजन एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी फार्मिंग जैसे अलाइड एक्टिविटीज से 49.6% का कंट्रीब्यूट करता है, जबकि ईस्टर्न रीजन का कंट्रीब्यूशन महज 27.7% है। अगर इसे नंबर्स में देखें तो वेस्ट यूपी में पर हेक्टेयर 2.82 टन का प्रोडक्शन होता है, जिसकी वजह से यहाँ बहुत ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ है, जबकि ईस्ट यूपी में 2.31 टन्स की ही प्रोड्यूस हो पाता है। यही वजह है कि इसे एम्प्लॉयमेंट में भी बेनिफिट नहीं मिला। फिर से वही सवाल उठता है कि आखिर एग्रीकल्चर वेस्ट यूपी में इतना आगे क्यों है? अब देखिए, इसके 2 मेन रीजंस हैं। पहला रीजन है इरिगेशन सिस्टम, जो वेस्टर्न में ईस्टर्न के मुकाबले काफी वेल डेवलप्ड है। डेटा बताता है कि वेस्टर्न यूपी के 90% से ज्यादा हिस्से में इरिगेशन सिस्टम अवेलेबल है, जबकि ईस्ट यूपी के सिर्फ 77% हिस्से में ही इरिगेशन सिस्टम प्रेजेंट है।
हालांकि दोनों रीजन्स में रिवर्स की कोई कमी नहीं है, लेकिन जब बात आती है कैनाल की, उत्तर प्रदेश की मैक्सिमम कैनाल वेस्ट को इरिगेट करती है। फॉर एग्जाम्पल अपर गंगा कैनाल, जिससे सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, हापुड़, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़, हाथरस, एटा, कासगंज, फिरोजाबाद, मथुरा और आगरा डिस्ट्रिक्ट को बेनिफिट मिलता है, जबकि ईस्टर्न यमुना कैनाल से बागपत, मुजफ्फरनगर, मेरठ, गाजियाबाद, सहारनपुर और गौतम बुद्ध नगर डिस्ट्रिक्ट इरिगेट होते हैं। वहीं आगरा कैनाल से आगरा और मथुरा को फायदा मिलता है और लोअर गंगा कैनाल बुलंदशहर, फतेहपुर, प्रयागराज, अलीगढ़, मैनपुरी और गाजियाबाद में सिंचाई को बेटर बनाता है। यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश की लॉन्गेस्ट कैनाल यानी कि शारदा कैनाल भी वेस्टर्न यूपी के डिस्ट्रिक्ट को ही ज्यादा फायदा देती है, जिसमें पीलीभीत, बरेली, शाहजहांपुर, लखीमपुर और हरदोई शामिल है। इसके अलावा दूसरा रीजन है लैंड ओनरशिप पैटर्न। डेटा के अकॉर्डिंग ईस्ट उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा मार्जिनल फार्मर्स होते हैं, यानी ऐसे किसान जिनके पास 1 हेक्टेयर से भी कम लैंड अवेलेबल है। 2013 में इस डेटा के अकॉर्डिंग ईस्ट यूपी में 84% किसान ऐसे थे जिनके पास 1 हेक्टेयर से कम लैंड है। वहीं वेस्ट यूपी में ऐसे किसानों का परसेंटेज 70% है। ये डेटा 11 साल पुराना है। जनरेशन टू जनरेशन यहाँ पर लैंड फ्रेगमेंटेशन हुआ है, जिसके चलते आज मार्जिनल फार्मर्स का नंबर बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। लेकिन इससे फर्क क्या पड़ता है? देखिए, 1966 से 67 में इंडिया में ग्रीन रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ, जिसमें मेनली हाई वेराइटी सीड्स, ट्रैक्टर्स, इरिगेशन फैसिलिटी, पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स जैसे एग्रीकल्चर के मॉडर्न मेथड्स और टेक्नोलॉजीज के एडॉप्शन पर फोकस किया गया था। अब जिन फार्मर्स के पास लार्ज फार्म्स अवेलेबल थे, उनको इसका ज्यादा फायदा मिला, क्योंकि उनके लिए इस तरह की टेक्नोलॉजीज में इन्वेस्ट करना इकोनॉमिकली फीजिबल था। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास 20 हेक्टेयर जमीन है तो आपके लिए ट्रैक्टर खरीदना बेनिफिशियल होगा, लेकिन 1 हेक्टेयर जमीन के लिए ट्रैक्टर में इन्वेस्टमेंट करना बेवकूफी है। स्पेशली ये बात उस टाइम की है जब देश में लोन और फाइनेंस सेक्टर किसानों के लिए आज के जितने एक्सेसिबल नहीं थे। यही रीजन है कि ग्रीन रेवोल्यूशन का सबसे ज्यादा फायदा उन्हें मिला जिनके पास 10 हेक्टेयर से ज्यादा लैंड थी। इस रीजन की वजह से ही मार्जिनल लैंड होल्डिंग वाली फैमिलीज में ह्यूमन रिसोर्सेज की भी काफी वेस्टेज होती है। एक्चुअली जहां एक तरफ टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करके एक पर्सन ही पूरे खेती अकेले कर सकता है, वहीं टेक्नोलॉजी के बिना परिवार के सभी लोग इस 1 हेक्टेयर लैंड में लगे रहते हैं, जो दूसरी जॉब करके फैमिली इनकम में एडिशन कर सकते थे। ऐसे में ग्रीन रेवोल्यूशन का वेस्ट यूपी को काफी फायदा मिला। तब वो डिफरेंस इतना ज्यादा था कि आज भी एग्रीकल्चर के मामले में ईस्ट यूपी वेस्ट यूपी से काफी पीछे चल रहा है। दोनों रीजन्स के बीच के इस डिफरेंस के पीछे एक और रीजन है, जिसे हम अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा कही गई एक बात से समझ सकते हैं। दरअसल उन्होंने इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए एक बात कही थी, यू कैन चेंज योर फ्रेंड्स बट नॉट नेवर। ये फ्रेज जितना इंटरनेशनल रिलेशंस में फिट बैठता है, उतना ही कारगर नेशनल डेवलपमेंट पे भी है। और ये बात यूपी के दोनों रीजन्स में प्रूफ भी हुई है। जरा इस मैप को देखिए, एक तरफ है वेस्ट यूपी, जिसके नेबरहुड में है नॉर्थ इंडिया का सबसे तेजी से डेवलप होने वाला दिल्ली एनसीआर रीजन। वहीं दूसरी तरफ है ईस्ट यूपी, जिसके नेबरहुड में है बिहार। वेस्ट यूपी के नेबरहुड की अगर बात करें तो दिल्ली में हेवी माइग्रेशन को रोकने के लिए और पॉपुलेशन एक्सपेंशन को कंट्रोल करने के लिए एक इकोनॉमिक क्लस्टर को डेवलप किया गया, जिसका नाम था एनसीआर। प्लान था कि दिल्ली के अराउंड ऐसे मैग्नेट टाउन्स डेवलप किए जाएंगे जो दिल्ली का ऑल्टरनेटिव बन सकें और दिल्ली की तरफ भागने वाले माइग्रेंट्स को डाइवर्ट किया जा सके। इसी के चलते दिल्ली एनसीआर बना, जिसमें पूरी नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, हरियाणा के 14 डिस्ट्रिक्ट्स, राजस्थान के 2 डिस्ट्रिक्ट्स और उत्तर प्रदेश के 8 डिस्ट्रिक्ट इंक्लूड है। अगर उत्तर प्रदेश के इन 8 जिलों पर भी फोकस करें तो इनके नाम है मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, बागपत, हापुड़, शामली और मुजफ्फरनगर। और बड़ी बात यह है कि सारे डिस्ट्रिक्ट्स वेस्ट यूपी का ही पार्ट है। आज एनसीआर की जीडीपी $370 बिलियन से भी ज्यादा है, जिसका काफी बड़ा बेनिफिट वेस्ट यूपी को भी मिलता है। फॉर एग्जाम्पल गौतम बुद्ध नगर, जिसकी पॉपुलेशन 20 लाख है, लेकिन इसकी जीडीपी लगभग $26 बिलियन है। सिर्फ यही नहीं, गौतम बुद्ध नगर की पर कैपिटा इनकम $1000 है, जो इंडिया में सेकंड हाईएस्ट है। क्योंकि एनसीआर का पार्ट होने की वजह से यहाँ ज्यादा इन्वेस्टमेंट होती है, ताकि यहाँ बेटर रोड्स और अदर फैसिलिटीज दी जा सके। इसके अलावा ग्रेट इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी को देखते हुए ज्यादा बिजनेसेस और इन्वेस्टर्स यहाँ अट्रैक्ट हुए। इसकी वजह से न सिर्फ जॉब्स क्रिएट हुई, बल्कि इकोनॉमिक ग्रोथ भी हुई। और गौतम बुद्ध नगर की तरह ही बाकी डिस्ट्रिक्ट्स को भी दिल्ली से प्रॉक्सिमिटी का फायदा मिला। यही रीजन है कि अब एनसीआर की सक्सेस को देखते हुए यूपी गवर्नमेंट में भी स्टेट में ही लखनऊ कैपिटल रीजन प्लान कर रही है। इसके 2 पार्ट्स होंगे, लखनऊ और कानपुर।
ये दोनों सिटीज यूपी की ग्रोथ में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। इसलिए इन सिटीज के आसपास टोटल 8 डिस्ट्रिक्ट्स लखनऊ, कानपुर, कानपुर देहात, उन्नाव, रायबरेली, बाराबंकी, सीतापुर और हरदोई को मिलाकर स्टेट कैपिटल रीजन बनाया जाएगा। इन डिस्ट्रिक्ट्स में बेटर ट्रांसपोर्ट, लॉजिस्टिक्स और इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी होम बनाए जाएंगे, जिन्हें आपस में एक्सप्रेसवेज और एयर रूट से कनेक्ट किया जाएगा। सिर्फ यही नहीं, लखनऊ और कानपुर को एक हाई स्पीड डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर से भी जोड़ा जाएगा। इसके अलावा यूपी में 6 रीजनल डेवलपमेंट जोन भी सेटअप किए जाएंगे, जो मेरठ, आगरा, वाराणसी, गोरखपुर, बरेली और झांसी में सिचुएटेड होंगे। ये सब उस प्लान का हिस्सा है जिसमें यूपी की इकोनॉमी को 5 साल में $1 ट्रिलियन बनाने का टारगेट रखा है। अब इस प्लान से ईस्टर्न यूपी कितना बेनिफिट होगा ये तो खैर वक्त बताएगा, लेकिन इतना जरूर है कि इंफ्रास्ट्रक्चर किसी भी रीजन के डेवलपमेंट में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले जरूर करता है। लेकिन वेस्ट यूपी ने इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में भी ईस्ट को पीछे छोड़ दिया है। इस समय यहाँ पर 6 एक्सप्रेसवे ऑपरेशनल हैं। इनमें से सिर्फ पूर्वांचल एक्सप्रेसवे ईस्ट यूपी में, जबकि बाकी 4 एक्सप्रेसवेज वेस्ट यूपी में और एक बुंदेलखंड। वहीं 4 एक्सप्रेसवे अंडर कंस्ट्रक्शन है जो वेस्ट यूपी से ही कनेक्टेड हैं। इन सभी एक्सप्रेसवेज ने वेस्ट यूपी के डेवलपमेंट को फ्यूल करने का काम किया है और अब वेस्ट यूपी में इंडिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनने जा रहा है। हम बात कर रहे हैं जेवर एयरपोर्ट की। ये एयरपोर्ट जो न सिर्फ दिल्ली एयरपोर्ट से पैसेंजर्स के लोड को रिड्यूस करेगा, बल्कि ये इससे इंटरनेशनल एक्सपोर्ट्स में भी हेल्प मिलेगी। जेवर एयरपोर्ट की अनाउंसमेंट के बाद से यहाँ पर इन्वेस्टमेंट और भी ज्यादा इंक्रीज हुई है। फॉर एग्जांपल, इस रीजन में एक नई फिल्म सिटी का भी अनाउंसमेंट हो चुका है, जो बहुत जल्द रियलिटी बन जाएगी। इस रीजन को एयरपोर्ट की वजह से बिजनेस से लेकर रियल एस्टेट तक जबरदस्त इन्वेस्टमेंट मिली है। इस वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से वेस्ट यूपी में इंडस्ट्रियल ग्रोथ भी काफी अच्छी हुई है। उत्तर प्रदेश स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी के इस मैप को देखिए। इसमें उत्तर प्रदेश के 155 इंडस्ट्रियल एरियाज को शो किया गया है। आप देख सकते हैं कि इसमें ईस्ट यूपी में सिर्फ 35 इंडस्ट्रियल एरियाज हैं, जबकि रिमेनिंग 120 इंडस्ट्रियल एरिया वेस्ट यूपी, सेंट्रल यूपी और बुंदेलखंड में आते हैं। वहीं अकेले वेस्ट यूपी में इंडस्ट्रियल एरियाज का नंबर 65 है। अब इसमें भी अगर हम मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स को देखेंगे तो वेस्ट यूपी में बनने वाले प्रोडक्ट्स का ट्रेड वॉल्यूम ज्यादा है। वहीं अगर हम ईस्ट यूपी को देखें तो यहाँ लिमिटेड इंडस्ट्रियल एरियाज हैं और जो हैं वो भी काफी हद तक हैंडीक्राफ्ट और लोकल प्रोडक्ट्स तक लिमिटेड है। ये प्रोडक्ट्स नेशनल और ग्लोबल एक्सपोर्ट्स के लिए अभी एक फीजेबल नहीं हो पाए हैं। लेकिन अब इन सारे कारणों के जानने के बाद एक बड़ा सवाल जरूर ये आता है कि आखिर ईस्ट यूपी की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए क्या स्टेप्स लिए जा सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले ईस्ट यूपी को और ज्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत होगी। 2023 में हुई ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट को 32,92,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट प्रपोजल रिसीव हुए। इसमें से 45% इन्वेस्टमेंट प्रपोजल सिर्फ वेस्ट यूपी को मिले, जिसमें से नोएडा की 3 अथॉरिटीज ने मिलकर अकेले 27% की इन्वेस्टमेंट की। जबकि ईस्ट यूपी की बात करें तो उसे सिर्फ 29% इन्वेस्टमेंट मिली, जबकि 13% इन्वेस्टमेंट सेंट्रल यूपी और 13 पर बुंदेलखंड रीजन को मिली। लेकिन 29% इन्वेस्टमेंट बैकवर्ड ईस्ट यूपी के लिए सफिशिएंट नहीं है, जबकि ईस्ट यूपी में इन्वेस्टमेंट बढ़ाना उसके डेवलपमेंट को बूस्ट करने का एक डायरेक्ट तरीका हो सकता है। इसके अलावा ईस्ट यूपी को एग्रीकल्चर के लिए एक अच्छे इरिगेशन सिस्टम की भी नीड है। इसलिए गवर्नमेंट ईस्ट यूपी में कुछ कैनाल प्रोजेक्ट्स और इरिगेशन प्रोजेक्ट्स का डेवलप करने पर फोकस कर सकती है, ताकि यहाँ की एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया जा सके और फार्मर्स की इनकम को भी इंक्रीज किया जा सके। तीसरा, ईस्ट यूपी को अच्छी कनेक्टिविटी की जरूरत है। हालांकि यहाँ पर पूर्वांचल एक्सप्रेसिव बनाया जा चुका है, जो लखनऊ, बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ और गाजीपुर को कनेक्ट करता है। लेकिन ईस्ट यूपी को और भी ज्यादा एक्सप्रेसवेज की जरूरत है। वहीं एक्सप्रेसवे अंडर कंस्ट्रक्शन एक्सप्रेसवेज को जल्द से जल्द फिनिश करके कनेक्टिविटी को बेहतर करना होगा, क्योंकि एक्सप्रेसवेज यहाँ पर इंडस्ट्रियल, इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट को फ्लोरिश करेंगे। वहीं चौथा सॉल्यूशन, जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि ईस्ट यूपी में लोकल प्रोडक्ट्स और हैंडीक्राफ्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग ज्यादा होती है, जबकि हेवी इंडस्ट्रीज वहां पर मिसिंग है। तो एक तरफ यहाँ पर हेवी इंडस्ट्रीज को सेटअप करना चाहिए, तो वहीं दूसरी तरफ उन लोकल प्रोडक्ट्स को प्रमोट किया जाना चाहिए जो ऑलरेडी ईस्ट यूपी के डिस्ट्रिक्ट्स की पहचान है। इसके लिए उत्तर प्रदेश की 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट स्कीम का फायदा उठाया जा सकता है, जिसके अंडर गवर्नमेंट हर डिस्ट्रिक्ट के इंडिजिनियस और स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट्स को इंक्रीज करती है। इस एनकरेजमेंट के साथ ही इन प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट लायक भी बनाया जा सकता है, जिससे ईस्ट यूपी की इकोनॉमी को फायदा मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, मिर्जापुर की कारपेट की क्वालिटी काफी वेल नोन है, लेकिन इस प्रोडक्ट को कभी नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर प्रमोशन नहीं मिला है। और ऐसे ही दूसरे प्रोडक्ट्स ईस्ट यूपी के अलग अलग जिलों में प्रेजेंट हैं, जिनको अगर प्रमोट किया जाए तो वो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर एक्सपोर्ट किए जा सकते हैं।
वहीं अगर लास्ट सॉल्यूशन की बात करें तो ईस्ट यूपी के यूथ को चार्ज अपने हाथ में लेना होगा। पूरे यूपी में आज भी यूथ गवर्नमेंट जॉब्स के पीछे ज्यादा भाग रहा है, लेकिन अगर ईस्ट यूपी को डेवलपमेंट के चार्ट में ऊपर आना है तो यहाँ के यूथ को खुद की स्किल्स पर काम करना होगा, क्योंकि यूपी के पास अभी इकोनॉमी और IT क्लस्टर नहीं है, तो वहाँ के यूथ को ही सेटअप करना पड़ेगा। तभी वेस्ट के साथ साथ ईस्ट भी यूपी के ग्रोथ इंजन का दूसरा पहलू बन सकता है और $1 ट्रिलियन GDP बनने के सपने को साकार करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। आपको क्या लगता है? कमेंट करके अपनी सजेशन जरूर दें और जाने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।